शोला नहीं चिंगारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। बेटियाँ किसी भी क्षेत्र में कम नहीं, और एक ऐसी बेटी जिसने ना बल्कि जम्मू कश्मीर का देश, भारत देश का नाम रोशन किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो सम्मान लेकर इस समय जम्मू पहुंची जिसकी अपेक्षा कभी बेटी ने सपनों में नहीं की होगी। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। इस समय हम जम्मू में खड़े हैं और जम्मू की एक महान बेटी, एक ऐसे सामान्य परिवार में जन्मी बेटी जो सीमावर्ती जिला राजौरी के सुंदरबनी की रहने वाली है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहुंची, किस प्रकार का जीवन में उनके उतार चढ़ाव आए और कौन सा संघर्ष करने के उपरांत जब वह भारत देश की मेजबानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल के काठमांडू में खेलने के लिए गई, तो वहाँ पर जो फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट डांस कंपटीशन हुआ, जिस डांस कंपटीशन के अंदर उस बेटी ने क्या हासिल किया, जो उसी की जवानी सुनेंगे। और पूरे देश का नाम रोशन करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया और सुंदरबनी का नाम रोशन किया, साबित कर दिया कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं। मिताली शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं हम बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से। जिस प्रकार आपने देश का नाम रोशन किया, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, बल्कि सुंदरबनी का नाम रोशन किया और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। आप कौन सा पदक, कौन सा मेडल लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय जम्मू पहुंची है? आपकी ही जुबानी तमाम दर्शक सुनना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप इतनी बड़ी कवरेज दे रहे हैं और इस न्यूज़ को एक अलग ही लेवल पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट दिया था, उसके बाद स्टेट, फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल। और इंटरनेशनल में मैं सोलो में फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल लेकर आई हूँ काठमांडू नेपाल से। आप काठमांडू नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए गई और कितने देशों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया? वहाँ पर टोटल 4 कंट्रीज थी, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया और भूटान। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप पहुंची, इसके लिए आपको किसने एफर्ट्स किया? वहाँ पर कौन आपके कोच थे? कैसे आपकी जीवन की शुरुआत हुई? आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है? आपके पापा क्या करते हैं? कुछ एक दर्शक जानना चाहेंगे कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची, काफ़ी खर्चा हुआ होगा, किस ने आपको सपोर्ट किया? सबसे पहले तो मैं धर्मसाल से हूँ, धर्मसाल कालाकोट से, और वहाँ से छोटे होते ही पापा ने स्टडी के लिए सुंदरबनी मकान बना दिया था ताकि हमारी स्टडी अच्छे से हो पाए। तो इसलिए अब हम सुंदरबनी रहते हैं, पर पर्टिकुलरली हम धर्मसाल से ही हैं। मेरे पापा नहीं हैं, आज से मैंने उनको 11 साल पहले खो चुकी हूँ, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट। और मैंने डांस किसी से सीखा नहीं है, इट्स जस्ट लाइक कि टीवी देख देख के एक अंदर से स्टार्टिंग से क्रेज़ था। और जब पापा थे भी, LKG UKG में थी मैं तब, तो पापा जब भी घर आते थे तो वो बोलते थे चल मिताली डांस कर दे, मिताली ये कर दे। तो एक स्टार्टिंग से ही एक बूस्ट रहा और उसके बाद स्कूल ने बहुत अच्छे से सपोर्ट रखा, क्योंकि हमारे स्कूल में हर साल एनुअल फंक्शन होता है जिसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे हैं, मतलब, और बहुत अच्छे से उन्हें सपोर्ट भी रखा। पर यही है कि स्कूल में तो करते थे बट कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला। इसे डांस स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से हम लोग एक प्लेटफॉर्म था जिसकी वजह से हम लोग अपने अंदर जो टैलेंट है उसको नेशनल इंटरनेशनल में जाके बाकी कंप्यूटर से कम्पीट कर रहे हैं। तो कौन सा स्कूल था जिस स्कूल के स्टाफ ने आपको इतना ट्रेन किया कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई? किस प्रकार की सपोर्ट स्कूल की तरफ से रही? क्या आपको वहाँ पर कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम मिला? किस प्रकार की कोचिंग रही? क्या योगदान, जो जिन लोगों ने आपको इतना ट्रेन किया, इसका श्रेय आप किसको देंगी? उन टीचर्स को या अपने पेरेंट्स को? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को, इसलिए क्योंकि अगर वो स्कूल में डालते नहीं तो हम कभी आगे नहीं जा पाते। मम्मा पापा नहीं थे तो फर्स्ट में ही अगर चाहते तो गवर्नमेंट स्कूल में भी डाल सकते थे। नो डाउट गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छे होते हैं, पर मम्मा को हर्ष निकेतन स्कूल ज़्यादा ही पसंद था, इसलिए कभी वहाँ से हटाया नहीं। टीचर्स की फुल सपोर्ट रही है। हमारे स्कूल के MD, ex-MD श्री मुल्खराज शर्मा, उन्होंने पहले स्टार्टिंग से ही मतलब एक पापा की तरह मुझे ट्रीट किया है। उनके बेटे इंजीनियर ईशान शर्मा, उन्होंने भांगड़ा सिखाया। उनकी बेटी मनीषा मैम, उन्होंने भी मतलब हर कोरियोग्राफी हमें सिखाई एनुअल फंक्शन में। और कभी भी अगर हम प्रैक्टिस कर रहे होते थे ना तो कभी रोका नहीं, हाँ ये मत करो वो मत करो, एक फुली रखा कि हाँ जो करना है करो, वी आर विद यू। तो जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए गई, वहाँ पर डांस कंपटीशन में जब आप स्टेज पर गई तो मन में क्या था कि आप किस स्टेज पर इस समय नाच रही हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप इस समय कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं और कौन सा पदक, कौन सा मेडल लेकर यहाँ से लौटेगी? किस प्रकार की मन में भावना रही होगी इस समय? पहले तो जब मैं यहाँ से गई तो घर पे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, फैमिली में मम्मा बीमार थे काफ़ी, तो वो एडमिट थे हॉस्पिटल। पहले मैंने मैम को मना कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊँगी, आई एम सॉरी। फिर अचानक से उनको डिस्चार्ज मिल गया और अगले दिन ही मुझे निकलना पड़ा। तो बस यही था, क्योंकि मैंने 1 साल से ये सब कुछ बंद किया था, डांस वगैरह प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। तो मन में यही था कि हाँ अपना बेस्ट देना है, तो जो भी होगा देखा जाएगा। और स्पेशली मैं हील डांसर हूँ तो वो मेरा एक प्लस पॉइंट है कि कोई भी मतलब एक किस्म से कोई कंपटीशन में आता ही नहीं है, क्योंकि बाकी सब जो कैजुअल कर रहे होते हैं वो मैं हील्स पे कर रही होती हूँ। तो जब आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको चयन किया गया, आपकी सिलेक्शन हुई, तो किस प्रकार की यहाँ की सरकार की तरफ से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस प्रकार की आपको सपोर्ट रही कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको वो प्लेटफॉर्म मुहैया हो?
पहले तो डीसी सर RK श्रवण राजौरी से, उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार फुल्ली मैं उन्हीं की तरफ से स्पॉन्सर थी। मेरा खाना पीना, होटल आना जाना सब कुछ उनकी तरफ से स्पॉन्सर था। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं उनकी, कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद मैं नहीं जा पाती। और उसके बाद मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को। जैसे हम नेपाल बॉर्डर क्रॉस किया, तो जब हम वापस आ रहे थे, हमारी सुबह 6 बजे मॉर्निंग की ट्रेन थी और हम 2:30 बजे पहुँचे हैं बॉर्डर पे। तो हमें वहाँ पे जो थे ना, वहाँ पे SSB की पोस्ट थी, वहाँ पे वो हमें एलो ही नहीं कर रहे थे। हमें नेपाल वालों ने छोड़ दिया, पर इंडिया वाले हमें एलो ही नहीं कर रहे थे कि आप एंटर करें। वो तो ये है कि SSB में मेरे फादर हैं और इन सब को हमने बताया, फिर हमने उनको पूरी आइडेंटिटी दी। तो एटलीस्ट एक ये हो गया, अगर हम एज अ स्पोर्ट्स पर्सन गए थे किसी और कंट्री में, तो अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो एटलीस्ट हमें कुछ तो ऐसा प्रोवाइड करें जिसको दिखा के हमें ये ना बोलना पड़े। मतलब उनने जिस तरह से हमारी वहाँ पे एक तरह से इंसल्ट ही थी, क्योंकि हमें नेपाल वालों ने कहा कि हम तो छोड़ रहे हैं आपको, वो नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं उनको बस यही बोलना चाहूँगी कि एटलीस्ट अगर हम किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो आप एटलीस्ट हमें कोई पास कुछ इशू करें, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अगर उस वक्त हमारी ट्रेन छूट जाती तो अभी तक हमने वहीं पे लटके होना था। तो चलो, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और भारत सरकार से आपके माध्यम से ये आग्रह करते हैं कि जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए जाएं तो आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा पास इशू हो, जबकि जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्रॉस करें तो आपसे ज़्यादा पूछताछ ना हो, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर आई हैं। अगर आपकी पुनः सिलेक्शन होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए, तो आप मन में किस प्रकार का फील करेंगे और क्या सरकार से अपेक्षा करेंगे, किस प्रकार की सपोर्ट आपकी भविष्य में, फ्यूचर में रहे? सर देखिए, जैसे कि मैंने बता दिया कि पापा नहीं है, तो मम्मा तो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छे से रखा हुआ है हमें। बट फिर भी जब फैमिली को पूरा मैनेज करना पड़े, मेरी एक बड़ी दीदी भी है, तो उनका भी एक्सपेंस, छोटे भाई का भी एक्सपेंस, तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से इस बार डीसी सर ने मुझे सपोर्ट किया, आगे भी वो मुझे सपोर्ट करे। और मतलब अगर मुझ में टैलेंट है कि मैं इंडिया को किसी प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तो एटलीस्ट वो मुझे सपोर्ट करें। तो अभी आप जम्मू पहुंची हैं, जम्मू पहुंचने के बाद यहाँ की सरकार द्वारा, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आपका कोई वेलकम कार्यक्रम किया गया हो, आपको सम्मानित किया गया हो, ऐसा कुछ हुआ जम्मू में? नहीं, हमने खुद ही अपॉइंटमेंट लिया एडवाइज़र टू गवर्नर से मिलने की। गवर्नर से मिलने की थोड़ी अप्रोच लगाई, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। अगर इन केस ये गवर्नर सर या उनका कोई PA वगैरह देख रहे हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एटलीस्ट हमसे एक बार मिल लें, सो इट विल बी सो नाइस टू यू। और रैना सर ने मिलने का बोला है, सुनील रैना, उन्होंने मुझे कॉल किया था, वो कहते हैं कि हम आपकी रैना सर से मीट करवाएंगे। बाकी सुंदरबनी में तो कह रहे हैं कि प्रोग्राम रखा हुआ है, आप देखते हैं। तो जब आप सुंदरबनी पहुंचेंगे, किस प्रकार की मन में अभिलाषा है कि जब आप सुंदरबनी की धरती पर पहुंचे, सुंदरबनी में जब आपके कदम पड़े, तो आगे आपका स्वागत करने के लिए सुंदरबनी की जनता किस प्रकार से वहाँ खड़ी रहे? क्या उम्मीद करती हैं आप सुंदरबनी की जनता से? सबसे पहले तो मैं यही करती हूँ कि जो पहला इंसान मेरी नज़रों के सामने आए वो मेरी मम्मा होने चाहिए, और उसके बाद जो होना चाहिए वो हमारा हर्ष निकेतन का स्कूल होना चाहिए। तो उसके बाद तीसरा जो भी हो उसका बहुत बहुत थैंकफुल रहूँगी मैं, बट पहले ये दो मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, पहली मम्मा और दूसरा हर्ष निकेतन। बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। और हम यही कामना करेंगे कि आप फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं और भारत देश का नाम रोशन करें, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें, सुंदरबनी का नाम रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। तो ये थी मिताली शर्मा, जो कि सुंदरबनी की रहने वाली थी और सामान्य परिवार में जन्मी थी, जिनके पिता नहीं हैं, लेकिन परिवार में उतार चढ़ाव आने के बाद जीवन में इतना संघर्ष किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची। और सबसे ज़्यादा ये बधाई और सबसे ज़्यादा ये श्रेय, उस समय जो क्रेडिट अपने माता पिता के बाद DC राजौरी RK श्रवण साहब को देना चाहेंगी, क्योंकि इन्होंने बताया कि जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए गई तो उनको स्पॉन्सर जो किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी के मुखिया DC राजौरी राजेश कुमार श्रवण द्वारा किया गया। और ये उम्मीद करती हैं कि अगर फ्यूचर में भी इनकी सिलेक्शन अगर राष्ट्रीय स्तर पर होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, तो सरकार, जम्मू कश्मीर का जो LG प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी इनकी इसी प्रकार सहायता करे, ताकि ये जम्मू कश्मीर में रहते हुए पूरे देश का नाम रोशन करे और बेटियों को सम्मान दिलाने के लिए ये साबित कर दिखाए कि बेटियां बेटों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं। फिलहाल आप जुड़े रहें बाहु एक्सप्रेस के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ, बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।